हेलो दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और 2021। तो 27 दिसंबर से कुछ करेंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में जानेंगे और साथ में जीएस का एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में आपको रिपीट होते रहता है। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया खासकर डिजिटल बनाने के लिए। ये बस सेवा की शुरुआत किया गया है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पर शुरुआत किया गया है? महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया और इसका उद्घाटन किए थे आपको आदित्य ठाकरे और यहाँ के सीएम है आपको उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मुंबई में। मुंबई को पश्चिमी द्वार भी कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। उसी को पश्चिमी द्वार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो आदित्य ठाकरे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 से किस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की घोषणा किया? यानी 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन कार्यक्रम यानी इस दिन से यानी 3 जनवरी से उन्हें भी वैक्सीन दिया जाएगा। इससे पहले जो वैक्सीनेशन की शुरुआत जो हुई थी आपको अगले साल जो शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2020 से शुरुआत हुआ था और ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम, और इसके साथ ही ये नए साल पर आपको बच्चों को भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। और साथ में 10 जनवरी से आपको 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें आपको बूस्टर डोज दिया जाएगा और खासकर वृद्ध लोग हैं और साथ में जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी ये डोज दिया जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। और भारत में खासकर जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें कुछ वैक्सीन का नाम है जिसे आप याद रख सकते हैं। कोरोना का पहला वैक्सीन अगर पूछा जाए उसका नाम क्या था, तो कोरोना का पहला वैक्सीन आया था जिसका नाम था स्पुतनिक वी, और ये किसने बनाया था? तो रसिया ने इसे बनाया था। भारत में जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें याद रखेंगे कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट का और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है यानी भारतीय कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। उसके अलावा भारत में आपको मॉडर्ना के, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन भी मिलती है, लेकिन फ्री में आपको कोवैक्सीन, कोविशील्ड आसानी से मिल जाती है। तो ये कितने तारीख से शुरू हो रहा है? तो आपको 3 जनवरी से नए वर्ष में, और नया वर्ष में नए प्लान के साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी यानी एग्रोविजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया गया था आपको ये नागपुर में। कहाँ पर किया गया था? नागपुर। नागपुर कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र में है। और नागपुर जो है वो नितिन गडकरी जो हैं उनकी संसदीय क्षेत्र है। सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, उन्हीं का ये आपको संसदीय क्षेत्र है। और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कहां पर? ये 4 दिनों तक ये प्रोग्राम चला। अगला है कि सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो इसका आयोजन हुआ था आपको ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। और ये फुटबॉल खेल जो हुआ जिसमें भारत को 1-0 से हराकर बांग्लादेश ने यह खिताब जीता है। किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। किसे हराकर? तो भारत को हराकर। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट को कहां पर बनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया? देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट जो बनाया जाएगा वो आप याद रखेंगे नोएडा। कहाँ? नोएडा। नोएडा कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर ये बनाया जा रहा है। इसकी मंजूरी दे दिया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा होगा। और याद रखिए ये कहाँ पर? तो नोएडा एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं इमेज के द्वारा। अगला है कि 22 साल बाद किस स्थान पर तट के पास एक दुर्लभ गुलाबी मछली देखी? यानी बहुत साल पहले, यानी आज से 22 साल के बाद, यानी 22 साल पहले दिखाई दी थी और फिर अभी दिखाई दी है। एक दुर्लभ प्रजाति की मछली है जो गुलाबी कलर की है। क्या है? गुलाबी कलर की है जो दिखाई दी है, जो आप इमेज में देख रहे हैं यही गुलाबी मछली है। क्या है? गुलाबी मछली है जो 22 सालों के बाद दिखाई दी है। कहाँ पे? तो तस्मानिया में। कहाँ पे? तस्मानिया में दिखाई दी है। तो ये याद रखेंगे गुलाबी मछली कहाँ दिखाई दी है? तो तस्मानिया में दिखाई दी है।
अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने सामाजिक सुधार और उसके उद्देश्यों से समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया है, यानी समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया और हर जिले में जाकर ये आपको अभियान चला रहे हैं, जिसमें आपको शराबबंदी हो गया हो या जल जीवन हरियाली योजना हो, इस सारे जनता के बीच जाकर ये अभियान चला रहे हैं। किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है और यहाँ के सीएम है आपको फागू चौहान। क्या है? फागू चौहान यहाँ के सीएम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है, यानी आज से कितना साल पहले जो 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का कोई साक्ष्य मिला है वो आपको मिला है। जैसे कि आप देखते हैं ये डायनासोर के बच्चे का जीवाश्म मिला है, सिर से पूंछ तक 11 इंच लंबा है। कितना है? 11 इंच लंबा है। और ये कहाँ पर मिला है? तो उसी देश से मिला है जहाँ कोरोना का जन्म हुआ था, यानी चीन में। कहाँ मिला है? चीन में मिला है। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो आपको बीजिंग, और सबसे बड़ा शहर जो है शंघाई, और यहीं पर होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। कहाँ होगा? तो बीजिंग में होगा। कहाँ पे? बीजिंग में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक का नाम है एक पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी बहुत सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। याद रखेंगे इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। किनकी? अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। और एक साथ याद रखेंगे इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किनकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। याद रखें कई बार एग्जामों में आ चुका है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किनकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया, यानी सीमा का निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो किनके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा आपको सीमा का निर्धारण किया गया। प्रश्न पूछता है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान और भारत, यानी इंडिया के बीच ये है। और किसका निर्धारण किए थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसीलिए इसका नाम भी है रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है कि सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौता किया? देखिए सबने आज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुई थी आपको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपको दांडी से शुरुआत हुआ। और इस सबने आज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय थे इनके बीच समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इसी को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, या इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। क्यों कहते हैं दिल्ली समझौता? क्योंकि दिल्ली के वायसराय भवन में इन दोनों के बीच समझौता हुआ। उसके बाद इन्होंने सबने आज्ञा आंदोलन स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे गांधी जी, कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आपको आर्टिकल जो 32 में चर्चा किया गया है, यानी इसके तहत जो 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें क्षति या कमी होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपको क्या करता है? रीट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ आपको रीट जारी करता है। तो याद कर रखेंगे कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 का, यानी एक मौलिक अधिकार का प्रावधान है संवैधानिक उपचार के अधिकार को इन्होंने कहा था।
अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में इसकी चर्चा किया गया है, आपको अनुच्छेद 25 नंबर से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। याद रखेंगे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लाए हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाए हैं। इसकी चर्चा आपको भाग 3 में 12 से आपको 35 तक इसकी चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार की। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है। तो इसका 3 ही आधार है, उसको याद रखेंगे क्या क्या। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है ये, और इसमें भारत का स्थान है आपको 131वां। तो याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 131वां। और सबसे अच्छा रैंक है नॉर्वे का। नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है और भारत 131वें नंबर पे है, इसे भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कहां से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री से। कहां से गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर ये आप देख रहे हैं ये गुजरती है। इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है और ये पैसिफिक ओशियन में इसे खींचा गया है, यानी यहाँ से माना गया है। तो पैसिफिक ओशियन में ही है इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री पर खींची गई। इसी एक ऐसे भी पूछ देता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछता है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। यानी एक लॉन्गिट्यूड लाइन को पार करेंगे तो कितना मिनट का होगा। जो ये लंबा वाला खींचा गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। और इधर से जो खींचा गया है इसी को हम लोग लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के बीच, इसे हम लोग 0 डिग्री के देशांतर रेखा खींचने के बाद जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरी है, तो ग्रीनविच शहर यानी ब्रिटेन से, और इधर से अब हम पूरब की ओर जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो याद रखेंगे 2 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, 1 से अब 2 की तरफ जाएंगे तो याद रखना 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। कई बार आया है बांदीपुर, तो याद कर रखेंगे बांदीपुर जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। याद रखेंगे असम में मानस है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। और बांधवगढ़ हो, पेंच और कान्हा और किसली जो है वो मध्य प्रदेश में है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपको राजस्थान में है। अगला याद रखें कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वाल क्या होती है, तो सेल वाल जो होती है वो आपको सेमी पेरियम्बल मतलब अर्ध परागम्य होती है, आपको सेल मेम्ब्रेन। और जबकि ये होती है परागम्य कहने का मतलब हुआ इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। ये कोशिका भित्ति जनरली जो है वो आपको प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का बना रहता है, इसलिए परागम्य होता है, इसमें से कुछ जाता नहीं है, ये हार्ड होता है। जबकि ये बाहर वाली जो ये झिल्ली देखती हैं इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, ये अर्ध परागम्य होती है। क्या होती है, अर्ध परागम्य होती है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण से कारण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी पूछ देता है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार कौन है, तो याद रखना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पूछेगा मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मर गए थे। तो मिनी माता से याद रखेंगे ये मरकरी के कारण यानी सीसा के कारण, यानी इसी को क्या कहते हैं, मिनी माटा मरकरी यानी पारा के कारण ये आपको डेथ हो गया था।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसे थोड़ा सा कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो आपको साइंस के प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, थोड़ा समय का कमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।